देखें जी, फॉर एग्जांपल सीरो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमें सीरम के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं मिलती। ठीक हो गया? कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलती। ठीक हो गया? आपने कहना किसी तरह की कोई एंटीबॉडी नहीं मिलती, हमें रूमेटिक फैक्टर नहीं मिलता, रूमेटाइड फैक्टर नहीं मिलता। ठीक हो गया? और इसकी वजह से इसने नाम क्या रख दिया, सीरो नेगेटिव। क्या होता है, लेकिन फिर भी इन्फ्लामेशन हो जाती है। वो क्या पंगा है भी, मतलब कि आपके जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन फिर भी हो जाती है, ना रूमेटाइड फैक्टर मिलता है, ना ही जनाब आपको एक तरह का मतलब कि एंटीबॉडीज मिल रही होती हैं जो कि जनाब आपके जॉइंट्स के खिलाफ काम कर रही होती है। जैसा कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर क्या होता था, रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर ये होता था कि आपके जॉइंट्स के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज मिलती थी जो हमारा एज ऑटो इम्यून का काम कर रहा होता था। लेकिन यहाँ पर ना ऑटो इम्यून का काम होगा, ना रूमेटाइड फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते होते हैं सीरो नेगेटिव। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये किसके साथ एसोसिएट करता है, आपने कहना है ये एसोसिएट करता है HLA-B27। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एमसीक्यू पॉइंट है। सीरो नेगेटिव किसके साथ एसोसिएट करती होती है, तो आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब आपका HLA-B27 जो होता है उसके साथ ही क्या करता है, एक तरह का एसोसिएट करता है। ठीक है, और इसके अंदर सीरो नेगेटिव के अंदर कुछ फॉर एग्जांपल आपकी आती हैं बीमारियां, वो कौन सी आती हैं उसको याद करने का तरीका होता है पेयर्स। कहता है आपका पेयर्स। पी से मतलब क्या होता है, पी से मतलब ये होता है आपका सोरियोटिक आर्थराइटिस। कहता है आपका सोरियाटिक आर्थराइटिस। फॉर एग्जांपल एक बीमारी बहुत गंदी है, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट मतलब क्लासेस के अंदर, एक दो दिन क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। एक बीमारी होती है आपकी सोराइसिस। ठीक हो गया? वो इतनी गंदी बीमारी होती है, बेचारे जिस बंदे को हो जाए अल्लाह माफ करे, वो बेचारा जो मर्जी मेडिसिन लेता रहे, अल्लाह की तरफ से ये ठीक हो सकता है, वरना इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक हो गया? तो वो जो सोरियासिस की वजह से अगर फॉर एग्जाम्पल आपके जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम कहते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। हम क्या कहते थे आपका, सोरियाटिक आर्थराइटिस। ठीक है, अब हमने लफ्ज बोला कि हम कहते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। ओके हो गया जी। अब ये सोरियाटिक आर्थराइटिस का पंगा क्या होता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस में ये होता है कि जनाब आपके जीन इन्वॉल्व होते हैं। वो जो जीन होता है वो होता है HLA-B27। इस सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर किसी तरह की कोई ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होती, किसी तरह का कोई रूमेटाइड फैक्टर नहीं होता, किसी तरह का कोई IgG एंटीबॉडीज नहीं होती। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये कौन से ग्रुप के अंदर है, ये सीरो नेगेटिव ग्रुप के अंदर है। ठीक है, तो आपने कहना है सोरियाटिक आर्थराइटिस, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक हो गया? उसके बाद आता है ए जो है वो जनाब आपकी होती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये भी पाकिस्तान में मोस्टली कई बंदों को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये हमारे ग्रुप में मेरा बेचारा उसको है ये वाली बीमारी, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाली ये जो बीमारी है, ये बहुत गंदी बीमारी है ये वाली भी। आई आई जो होती है उसको हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर दो डिजीज आती है, एक होती है कॉर्न डिजीज और एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। कौन सी होती है आपकी, कॉर्न डिजीज, और एक दूसरी कौन सी आपकी, अल्सरेटिव कोलाइटिस। वो बच्चे जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि हाँ जितना भी डिजीज हम डिस्कस कर चुके हैं। आर आर का मतलब होता है रिएक्टिव आर्थराइटिस। क्या होता है आपका, रिएक्टिव आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये बातें आपने अपने माइंड में रखनी है कि हाँ जी जनाब ये सीन क्या है। तो देखें अभी हम जनाब आगे आते हैं और देखते हैं कि है क्या। सबसे पहले आपने कहना है सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस क्या होता है। आपने कहना है सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस वो आर्थराइटिस होता है जिसमें जनाब आप लोगों का किसी तरह की कोई एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती, किसी तरह का कोई रूमेटाइड फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, और उसके बगैर बावजूद आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जेनेटिक इश्यू हो, उस जीन्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, जिसको हम कहते हैं HLA-B27, और उसकी वजह से आपको क्या होता है, सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस होती है। उस सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस के अंदर कई डिजीजेज आती हैं, उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट डिजीज हैं वो 4 हैं, जिसके अंदर आता है फॉर एग्जाम्पल याद करने का तरीका पेयर है। पी से सोरियाटिक आर्थराइटिस, वो भी जनाब सीरो नेगेटिव का सैंपल देती है। ए से जो होता है वो जनाब आपने कहना है कि मतलब कि बी से होता है वो आपका सोरियाटिक आर्थराइटिस हो जाता है, और ए से मतलब जो होता है वो आपका एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। ठीक हो? आई से मतलब इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज, और आर आर से मतलब होता है रिएक्टिव आर्थराइटिस। ठीक है, ये सारी बातें आपने करनी है। अब हम आते हैं जनाब आपका सोरियाटिक आर्थराइटिस क्या होता है। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये क्या पंगा है सोरियाटिक वाला। अच्छा जी, सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जनाब आपका फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने बताई कि पहले बंदे को एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है सोराइसिस, और ये स्किन की बीमारी होती है, बहुत गंदी है। शायद आप में से किसी के जानने वाले को ये बीमारी हुई भी हो। ठीक है, उसको कहते हैं आपका सोराइसिस कहते होते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद सोराइसिस के साथ क्या होती है, नेल लीजन्स आप देखते हो। क्या देखते हैं आप, नेल लीजन्स देखते हो। ठीक हो गया? जैसे आपने सोराइसिस देखा, नेल लीजन्स देखा, तो वो जनाब आपका क्या होता है कि एक तरह का आपका आपने कहना है कि
है जो आपकी DIP होती है ना, DIP का मतलब क्या, डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जो होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये बात करनी है कि जो आपके डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जो होते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं, वहाँ पर एक पंगा पड़ता है। क्या पंगा पड़ता है? वहाँ पर जब आप देखते हो तो आपको एक तरह के कप फाइंडिंग मिलती है। ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पिंसल इन कप क्या मिलता है आपको? पिंसल इन कप। जो फाइंडिंग होती है वो कैसी मिलती है आपको? पिंसल इन कप वाली फाइंडिंग मिलती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये जनाब है क्या। आपने कहना है कि आपका फॉर एग्जाम्पल सोरियाटिक आर्थराइटिस की बात हम कर रहे थे, और सोरियाटिक आर्थराइटिस में आपने जो मेन बातें याद रखनी है वो कौन सी है? आपने कहना है कि जनाब साहब जो सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है वो आपकी एक सोराइसिस डिजीज होती है, उसकी वजह से होता है। सोराइसिस डिजीज आपकी स्किन की होती है, तो आपने कहना है स्किन लीजन्स होते हैं। पहले बंदे को सोराइसिस होता है, ठीक होगा, उसके बाद नेल लीजन्स होती हैं। उसके बाद आपने बात करनी है कि पेनिसिलिन कप डिफॉर्मिटी कौन सी थी आपकी? पेनिसिलिन कप डिफॉर्मिटी होती है, ठीक होगा, तो ये बात आपने करनी है। पी पेड़ से पी वाला कर लिया, ए वाला रह गया। ए वाला क्या सीन होता है? ए को कहते हैं एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है वो सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। आपने कहना है आपका एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, देखें, ये आपने कहना है कि इसके अंदर आपका सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसमें क्या होता है आपका स्पाइन और सैक्रोइलियक जो देखें, ऐसे बंदे जो होते हैं ना, उन बेचारों की स्पाइन इन्वॉल्व होती है, और जो सैक्रम और इलियम जो होता है ना, वो जनाब उनकी फ्यूजन हो जाती है। ठीक हो गया? सैक्रम और इलियम जो बोन होती है उनकी एक तरह की क्या हो जाती है? एक तरह की फ्यूजन हो जाती है। जब सैक्रम और इलियम की एक तरह की फ्यूजन हो जाएगी, तो इसके नतीजे में जो पेन होती है वो इवन तक टांग तक जाती है। कहाँ तक जाती है? आपकी टांग तक जाती है, और बोन्स की फ्यूजन होना शुरू हो जाती है। क्या होती है? बोन्स की एक तरह की फ्यूजन होना शुरू हो जाती है। और सम टाइम ऐसे होता है कि जो नर्व होती है वो भी कंप्रेस होती है। जब आपकी नर्व कंप्रेस होगी तो पेन और ज्यादा होगी। तो हम इसके अंदर क्या देखते हैं? हमने देखना है कि एक तरह का आपका मतलब कि सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो स्पाइन की होती है, और उसके बाद क्या होता है? सैक्रोइलियक जॉइंट। कौन सा होता है आपका? सैक्रोइलियक जॉइंट। ये इनकी स्पाइन और सैक्रोइलियक जो जॉइंट होता है उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। एनकाइलोसिंग का मतलब ही क्या होता है? जॉइंट फ्यूजन। क्या मतलब होता है आपका? जॉइंट फ्यूजन। इसका मतलब ही ये जॉइंट फ्यूजन है। ठीक है, अब देखें, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाला जो बंदा होगा ना, सिर्फ उसमें जॉइंट्स का मसला नहीं होता बेचारे में, उसको बंदे को आंखों की इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, यूवीआइटिस। क्या होता है आपका? आपका यूवीआइटिस। और दूसरा मसला पता है क्या होता है? उसका हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। जब उसका हार्ट इन्वॉल्व होगा तो उसको हम कहते हैं एओर्टिक रीगर्जिटेशन हो सकती है। क्या हो सकती है आपकी? एओर्टिक रीगर्जिटेशन। देखते हैं मतलब कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखें, फॉर एग्जाम्पल वो कह सकते हैं कि पेशेंट है, वो आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, उसका जो एक तरह का मतलब कि वो कहते हैं कि उसकी जो कार्डियक आउटपुट है वो ज़्यादा है, क्योंकि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होती है, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक हो गया? वो कह सकते हैं कि आपका अर्ली डायस्टोलिक मरमर है। ठीक हो गया? मरमर के साथ जिक्र कर सकते हैं, मतलब कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन की किसी ना किसी तरह की बात करेंगे या हार्ट की बात करेंगे। ठीक हो गया? उसके साथ वो आंखों की तरफ आएंगे कि आंखें इन्वॉल्व हैं, और इसके बाद वो जॉइंट्स की फ्यूजन की तरफ आएंगे। ठीक है, ये तीन बातें वो करेंगे, और वो कह सकते हैं कि हाँ जी ये कौन सी डिजीज है। आपने कहना एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ये कौन सी डिजीज होती है आपकी? एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, तो आपने कहना है कि बेसिकली ये होता क्या है? जब भी आपकी जॉइंट्स की फ्यूजन हो जाती है तो आपकी जो स्पाइन होती है वो बड़ी नजर आती है, कहते हैं उसको, कहते हैं बोम्बो स्पाइन। क्या कहते हैं? आपका बोम्बो स्पाइन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बोम्बो स्पाइन आप किस में देखते हो? तो आपने कहना है कि आपका जो एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है इसमें हम बोम्बो स्पाइन देखते हैं। ये क्यों देखते हैं? क्योंकि वर्टिब्रल फ्यूजन हो जाती है। वर्टिब्रल फ्यूजन हो जाती है जॉइंट्स की फ्यूजन की वजह से। ठीक हो गया? उसके बाद आगे क्या होता है? देखें, सिस्टम पता की थोड़ा सा गौर करना है, ये बंदा किस तरह इसमें इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके लंग है। ठीक हो गया? ये आपके लंग है, यहाँ पर इस तरह जनाब आपका स्ट्रक्चर है, इस तरह ऊपर से आपकी इस तरह रिब्स हैं स्टर्नम के साथ लगी हुई। ठीक है, स्टर्नम के साथ लगी एक तरह की रिब्स है। जब ये फ्यूजन होगी तो ये स्ट्रक्चर नजदीक जाएंगे या दूर जाएंगे? शाबाश, क्योंकि ये एंकलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या करवाता है? एक तरह की फ्यूजन करवाता है। तो जब ये फ्यूजन होगी तो ये स्ट्रक्चर नजदीक जाएंगे या दूर जाएंगे? ये बता दें मुझे बस। हाँ जी, जब ये आपकी फ्यूजन होगी तो आपका एक तरह का क्या होगा? ये एक तरह के नजदीक जाएंगे। ठीक है, अब देखें, फॉर एग्जाम्पल जब ये स्ट्रक्चर आपके नजदीक जाएंगे, जब आपके स्ट्रक्चर एक तरह के नजदीक जाएंगे, ठीक है, तो अब देखें, जो आपकी एयर अंदर आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन ये अगर आपने देखना है फॉर एग्जाम्पल ये आपकी नॉर्मल एलवीआई है, ये आपकी नॉर्मल एलवीआई है। ठीक हो गया?
उसके बाद एक एल्विलाई ये है, ठीक है। ये क्यों हुई इस तरह की एल्विलाई? ये एल्विलाई क्यों हो गई? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर इसने एक तरह की रुकावट